हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, वन रक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है इकोनॉमिक्स की, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर पूरी चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। ये ऐसे टॉपिक है जिनको कोई पढ़ाता ही नहीं है, और आपके एग्जाम में अगर इनमें से प्रश्न आते हैं तो आप या तो तुक्का लगा करके आते हैं या फिर छोड़ करके आते हैं। अगर अभी की बात करें तो एमपी पटवारी में इन टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, और कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स से 6 से 7 प्रश्न सामान्य प्रबंधन में आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की एक वीडियो हम बना चुके हैं, जहां पर हमने बैंकिंग को कवर किया था, सीआरआर, एसएलआर, महंगाई क्या होती है, इसको कवर किया था। और इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जीडीपी, एनएनपी वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सारी परिभाषा करा देंगे, फिर सारे सूत्र कैसे निकाले जाते हैं वो करा देंगे, लास्ट में पूरे फैक्ट करा देंगे कि प्रति व्यक्ति आय किसकी सर्वाधिक है, विश्व में किसकी अधिक है, भारत का कौन सा स्थान है, आधार वर्ष क्या है, और फिर जो आपका इसका नेशनल इनकम का जो आपका इतिहास है उस इतिहास को भी हम कवर करा देंगे। तो 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर एकदम कवर होने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इवन बैंकिंग के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कल शाम तक जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से पहले इस क्लास को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस क्लास को नहीं देखेंगे, पूरी ये समझने के ऊपर पूरी क्लास है। ठीक है, तो शांति से एकदम मतलब एकाग्र होकर के आपको इस क्लास को समझना है। मैं गारंटी देता हूँ लास्ट तक आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु। वस्तु क्या होती है? तो देखिए, ऐसा सामान जिसे हम पैसा देकर के खरीदते हैं, हम उसे देख सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे ही हम वस्तु कहते हैं। समझ गए वस्तु क्या होती है? मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, वो सारी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी वस्तु के अंतर्गत आती हैं। अब एग्ज़ाम्पल की हम बात कर लेते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ मटरू का समोसा होता है, ठीक है ना? एक मटरू भाई हैं, वो समोसा बनाते हैं बहुत मस्त। तो समोसा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, होटल के छोले-भटूरे हो गए, ये सारी क्या हैं? ये सारे के सारे जो है वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए हम पैसा पे करते हैं, फिर ये चीज़ें हमको मिलती हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया वस्तु। अब ये शब्द आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी डेफिनेशन क्यों बताई जा रही है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बस आप शांति से जो है इसको देखते जाइए। ठीक है? अब आगे बात करते हैं सेवा कि सर ये सेवा क्या होती है? तो सेवा की बात करें तो ऐसी स्थिति जिसमें पैसा देकर हमें सुविधाएँ दी जाती हैं, अर्थात ऐसी वस्तु जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं, उसे सेवा कहते हैं। ठीक है? यानी कि अगर हमने किसी चीज़ के लिए पैसा पे किया, अब वो सुविधा हमको दी जा रही है, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम सेवा कहते हैं। एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे कि होटल का वेटर। आप होटल पर गए, होटल पे आपने खाना खाया, छोले-भटूरे खाए, वो वस्तु में आ जाएगा। लेकिन उस वस्तु को लेकर के कौन आया? तो वेटर लेकर के आया, उसके लिए आपने उसको टिप दी ₹20 की, तो वो आपने खुशी-खुशी टिप दी ₹20 की। अब वो आपको उसने आपकी क्या की? सेवा की। अब सेवा दिखाई तो दे नहीं रही है, आप उसको छू तो सकते नहीं हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ, उसने सेवा की है। तो ये होटल का जो वेटर होता है, वो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग में कोई वस्तु तो दी नहीं जाती है, बस आपको सेवा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, तो कोचिंग भी आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है? और अगर आप सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, तो ये भी आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। बस इसमें अंतर ये है कि आपको पे नहीं करना पड़ता, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं, और हमेशा मिलती रहेंगी, चाहे वो बनरक्षा का एग्ज़ाम आने वाला हो, चाहे वो एमपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला हो, इसके बाद में एमपीएसआई, एमपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, एकदम फ्री में, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा प्रचार भी ज़रूरी है ना? तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, इसी बात पे, इसीलिए तो प्रचार किया था। सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष की बात करें तो एक ऐसा वर्ष जो भारत सरकार का कुल लेखा-जोखा दर्शाने वाला वर्ष होता है, उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है? आप सुनते भी होंगे भाई यार क्लोजिंग होने वाली है, बैंकों में क्लोजिंग होने वाली है। क्लोजिंग कब होती है? तो 28 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय होता है वो क्लोजिंग का समय होता है। अब सरकारी जो संस्थान होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इसी में आपको नए-नए पंखे लगने को मिलेंगे, ठीक है ना? नई-नई चीज़ें, नई-नई अलमारी आपको आने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो 1 साल के लिए वित्तीय वर्ष के जो पैसा दिया गया है ना, 100 हज़ार रुपए, 100 करोड़ रुपए, वो 31 मार्च को जो है लैप्स हो जाएगा, ठीक है? वो वापस सरकार के पास में चला जाएगा। तो जितने भी संस्थान होते हैं वो इसका भरपूर मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तो इसी में आपको नए-नए पंखे, नए-नए कुर्सियाँ वगैरह आपको यहीं जो है 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना? चलिए, तो समझ में आ गया? ये 1 वर्ष होता है, 365 दिन होते हैं, 31 मार्च को समाप्त होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, ये वित्तीय वर्ष की बात हो गई। ये प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक शुरू होता है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राजनैतिक सीमा।
अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए एग्ज़ाम्पल, अभी इनका यूज़ आएगा, ठीक है ना? तब समझ में आएगा आपको कि हम क्यों पढ़ाए थे। राजनीतिक सीमा क्या होती है? तो राजनीतिक सीमा की बात करें, किसी देश की स्थल भूमि जहाँ तक होती है उसे भौगोलिक सीमा कहते हैं ना, जहाँ तक आपको स्थल भूमि दिखाई दे रही है उसको हम भौगोलिक सीमा कहते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ वह स्थान जहाँ समुद्री सीमा या व्यापारिक सीमा होती है उसे राजनैतिक सीमा कहा जाता है, जहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। समुद्री सीमा जो हमारी होती है उसे हम राजनैतिक सीमा कहते हैं। चलिए आपको समझा देते हैं, ठीक है ना? देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो मान लीजिए ये भारत है, थोड़ा-सा हमारा मैप इतना अच्छा नहीं है, इतना बस समझ लीजिए आप भारत है। अब जो ये स्थलीय भूमि है ना, ये स्थलीय भूमि, ये आपकी भौगोलिक सीमा कहलाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर इसके आगे अगर आप जाते हैं तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक पूरा समुद्र फैला हुआ है, ठीक है ना? ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में आप क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं वो यहाँ से मछली पकड़ कर के ले आते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, राजनैतिक सीमा होगी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से अपना वायुयान उड़ा कोई, वायुयान उड़ा और यहाँ से उड़ कर के वो जर्मनी गया, ठीक है ना? तो जर्मनी तक हमारी जो है वो राजनैतिक सीमा होगी, ठीक है ना? राजनैतिक सीमा का मतलब यहाँ पर हम व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमारी राजनैतिक सीमा होगी। मतलब यहाँ से आप अगर एरोप्लेन से यहाँ जर्मनी गए हैं, तो आपने जो पैसा पे किया है, वो भारत के लिए पे किया है, वो भारत का पैसा माना जाएगा, भारत की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है? तो समझ गए राजनैतिक सीमा और भौगोलिक सीमा क्या होती है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंतिम मूल्य। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है आपको समझाने के लिए, इसलिए पहले हम पूरी परिभाषा बता दे रहे हैं, फिर अभी इनका यूज़ बताएँगे, तो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएँगी, बस पढ़ते चलिए। देखिए, अंतिम मूल्य, किसी वस्तु को बनाने में जो खर्चा आता है, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। यानी कि जो एकदम कोई चीज़ हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमारे मटरू भाई जो हैं, वो समोसा बना रहे हैं, ठीक है? तो समोसे के लिए वो आलू लेकर के आए, उसमें जो है उन्होंने मूँगफली के दाने डाले, अदरक वगैरह जो भी पीस करके, कूट करके डाली, तो वो क्या उसकी कॉस्ट प्राइस होगी सारी चीज़ों को मिला करके, ठीक है? परंतु उसमें जीएसटी टैक्स, अब मटरू भाई तो नहीं जोड़ते हैं जीएसटी, लेकिन जैसे पार्ले बिस्किट हो गया, इसमें जीएसटी वगैरह लगता है, उसमें जीएसटी और अन्य खर्चों को जोड़ करके जो ग्राहक के लिए उपलब्ध होता है, जितने रुपए का हमें मिलता है, तो मटरू भाई हमें ₹6 का समोसा देते हैं, तो वो ₹6 जो होगा वो हमारे लिए अंतिम मूल्य कहलाएगा। यानी कि लास्ट प्राइस जो मतलब ग्राहक को मिलती है, सारे टैक्स वैक्स लगा करके, सारा खर्चा जोड़ करके, तो वो अंतिम मूल्य कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो पार्ले जी, ठीक है ना? पार्ले जी जहाँ पर बना, उसकी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए ₹3 है, लेकिन वो टैक्स वैक्स लगते-लगते हमारे तक आते-आते ₹5 का हो जाता है, ठीक है? तो अंतिम मूल्य कितना है? ₹5 है। मटरू का समोसा हमने आपको बता ही दिया, सारा एग्जाम्पल, मटरू समोसा बनाया मान लीजिए, उन्होंने ₹2 की आलू उसमें लगी, हाँ, ₹1 का उसमें अदरक लगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे भाई देखो ₹2 की आलू के पैसे दो, ₹1 के अदरक के पैसे दो, 100 ग्राम तेल के पैसे दो, ऐसा तो कहेंगे नहीं। वो एकदम सब कुछ जोड़-जाड़ के बता देते हैं, ₹6 का एक समोसा है, ये उसका अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना मेन टॉपिक आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, जीडीपी क्या होता है? देखिए, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है ना? किसी देश के एक वित्तीय वर्ष, समझ गए वित्तीय वर्ष हम पढ़ा चुके हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वित्तीय वर्ष में उसकी राजनैतिक सीमा में उत्पादित कुल वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है, उस समय में राजनैतिक सीमा समझ गए, समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा और जहाँ तक हम व्यापार करते हैं, तो राजनैतिक सीमा में उत्पादित कुल वस्तुओं का अंतिम मूल्य समझ गए, जो मेन प्राइस होता है, जो ग्राहक को मिलता है, अंतिम मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक वित्तीय वर्ष में राजनैतिक सीमा के अंतर्गत किसी भी देश के द्वारा जो भी वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं, उनका अंतिम मूल्य जो होता है, वही अपना जीडीपी कहलाता है। चलिए एग्ज़ाम्पल देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें उस देश में कोई विदेशी कंपनी जो उसकी सीमा में उत्पादन कर रही है, उसके उत्पादन को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है? अब चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये स्थान खाली इसीलिए छोड़ा गया है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई टाटा कंपनी है। अब वो टाटा कंपनी कौन है? वो टाटा कंपनी किसकी है? इंडिया की है, यानी कि वो इंडिया की कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी है मान लीजिए नोकिया है, ठीक है? अब ये नोकिया कहाँ की है? तो ये बाहर की कंपनी हो गई, ठीक है? अब मान लीजिए टाटा कंपनी ने ₹100 कमाए, ठीक है? नोकिया कंपनी ने ₹50 कमाए, लेकिन ये नोकिया कंपनी भारत के अंदर ही तो है, ठीक है? तो ये टोटल अगर जीडीपी की बात करेंगे तो ये आपकी जीडीपी हो जाएगी ₹150। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये ₹150 क्या है? तो ये ₹150 भारत की जीडीपी हो गई, ठीक है? इसमें दोनों की आय को हमने जो है जोड़ लिया, ठीक है? अब मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति जैसे अतुल शुक्ला नाम का कोई व्यक्ति है, सऊदी अरब गया है कमाने के लिए, ठीक है? अब मेरा ही नाम अतुल शुक्ला है, मान लीजिए मैं सऊदी अरब गया कमाने के लिए, मैंने वहाँ से $10 कमाए, अब वो $10 मैं भारत को भेजूँगा, लेकिन मैं तो हूँ जो भारत की जो है सीमा है, राजनीतिक सीमा, उससे बाहर हूँ ना, वहाँ से पैसा भेज रहा हूँ ना, तो इस पैसे को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है, समझ गए? राजनीतिक सीमा, भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी कमाया जाता है, केवल उसी को ऐड किया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं।
परंतु कोई भारतीय यदि विदेश में कार्य कर रहा है तो उसकी आय को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए अब देखते हैं वही बात। यहाँ पर मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने ₹100 कमाए, नोकिया ने ₹50 कमाए, तो टोटल इनकम अगर हम बात करेंगे जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद, तो वो ₹150 हो जाएगा। इसको याद करते रहना, मतलब थोड़ा-सा दिमाग में रखना क्योंकि आगे भी इसका काम आने वाला है, ठीक है? ₹150 हमारी जीडीपी हो गई, ठीक है? अब हमने मान लीजिए अतुल नाम का जो व्यक्ति जो मैं हूँ, मैं विदेश में रह रहा हूँ, मैंने $10 भेजे, लेकिन इसको भाई साहब जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीएनपी की, जिसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह आय होती है जो केवल भारत की होती है, यानी कि जितना पैसा मिल रहा है वो केवल भारत को मिले। अब जैसे मान लीजिए अपनी नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी विदेश की है, अगर वो पैसा कमाएगी, मान लीजिए ₹100 कमा रही है, तो वो आपको खाली टैक्स वगैरह देगी, ₹20 देगी, बाकी के ₹80 वो अपने देश में भेजेगी। तो ये तो भारत का पैसा है नहीं, ठीक है ना? ये तो भारत का पैसा है नहीं। भारत का तो वही उतना पैसा है ना जो यहाँ की कंपनी यानी कि टाटा कंपनी कमा रही है। तो वही ये कह रहे हैं, अर्थात जीडीपी में से विदेशी कंपनी की आय को घटा देते हैं एवं विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को जोड़ देते हैं, ठीक है? तो विदेशी कंपनी है उसकी आय को हमने घटा दिया और जो अतुल ने जो $10 भेजे थे, उस $10 को हमने ऐड कर दिया क्योंकि फाइनली वो आ तो भारत के पास में रहा है ना। तो भारत के पास में जितना पैसा आ रहा है, जो पैसा केवल और केवल भारत का होता है, वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है? यानी भारत की जेब में जो टोटल पैसा होता है। अब चलिए, अगर हम सूत्र की बात करें, कभी-कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में दे करके। तो देखिए, जीएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी प्लस एनआरआई की इनकम, यानी कि जो अतुल ने $10 भेजे हैं सऊदी अरब से, एनआरआई की इनकम, ठीक है? माइनस विदेशी कंपनी की आय। जो विदेशी कंपनी हमारी नोकिया है, उसने जितनी भी यहाँ पर इनकम की है, उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो इनकम भारत से बाहर जाने वाली है, ठीक है? ये बार-बार नीचे आ जाता है। देखिए, हमारे पास लैपटॉप तो है नहीं, हम तो भाई सारा काम मोबाइल पे करते हैं। अब इतना बड़ा अपना इंस्टीट्यूट भी नहीं है। अब आप लोग सहयोग करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे, तो आगे चल कर के हम और अच्छा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम कम जो है संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अब अगर हम एग्ज़ाम्पल से आपको समझा दें, देखिए, तो जीएनपी क्या हो जाएगी? ₹150 तो टोटल जीडीपी हुई थी ना, ₹150, 100 भारत की कंपनी कमाए थे, ₹50 नोकिया ने कमाए थे, ₹150 हुए थे, ठीक है? प्लस ₹10 हम कर देंगे। अब ये ₹10 कौन से हैं? जो $10 उनने अतुल ने भेजे थे, ठीक है? माइनस 50 कर देंगे, ये 50 कौन से हैं? जो नोकिया कंपनी ने भारत में कमाए हैं, ठीक है? क्योंकि ये वो ₹50 को भेजेगी बाहर। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो ₹110 जो है भारत की जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? बस इतना सा अंतर है, मतलब भारत ने जो कमाया वो भारत को मिल गया, जो विदेशी कंपनी ने कमाया उसने विदेश भेज दिया तो उसको माइनस कर दीजिए और भारत को पैसा मिला विदेश से उसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सा बात है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, देख लीजिए यूपीएससी के प्रश्न भी आपको यहीं मिल जा रहे हैं, ठीक है ना? देखिए कि ऐसी परिस्थितियाँ बताइए जब भारत की, मतलब किसी भी देश की जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाती है, ठीक है ना? उसके बाद स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, तो स्टेटमेंट दिया हुआ था। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था? जब बंद अर्थव्यवस्था हो, जब आयात-निर्यात बराबर हो, जब आयात अधिक निर्यात कम हो, जब निर्यात अधिक आयात कम हो, ऐसी स्थिति 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, फिर ऑप्शन दिया था पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। तो देखिए, जब बंद अर्थव्यवस्था होती है यानी कि ना तो हम कुछ किसी को देंगे और ना हम किसी से लेंगे, ऐसी स्थिति में जो जीडीपी होती है वो जीएनपी के बराबर हो जाती है, यानी जितना उत्पादन होगा उतना ही यहाँ पर रहेगा, ना तो बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई भेजेगा। तो जीडीपी और जीएनपी कब बराबर हो जाती है? जब बंद अर्थव्यवस्था होती है, एक तो स्थिति ये है। दूसरी स्थिति, जब आयात और निर्यात बराबर हो, मान लीजिए हमने ₹100 जो है वो हमने इंग्लैंड में भेजे और इंग्लैंड से भी हमको जो है भारतीयों द्वारा ₹100 भेज दिए गए, तो क्या हुआ? ये दोनों बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में भी जीडीपी और एनएनपी दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो समझ में आएगी। ज़्यादा अगर आपने उसमें टेक्निकल लैंग्वेज लगाई तो ऊपर से निकल जाएगी। उम्मीद करते हैं इससे पहले जो है ना बैंकिंग वाली एसएलआर, सीआरआर, महँगाई वाली वीडियो अपलोड की थी, वो आपने ज़रूर देखी होगी। बहुत से लोगों का बहुत पॉजिटिव कमेंट आया, बाहर-बाहर के लोगों ने देखी, ना केवल चैनल के लोगों ने, बाकी फेसबुक पर भी लोगों ने देखा, बोला आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया, ठीक है? मुन्ना भैया ट्रिक उसमें लगाई थी, जैसे उसमें मटरू समोसा लगा रहे हैं ना, उसमें मुन्ना भैया ट्रिक लगाई थी, ठीक है ना? उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, जब जीडीपी में से टूट-फूट को घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कोई मशीन वगैरह अगर आपके यहाँ काम कर रही है, ठीक है ना? तो एक टाइम ऐसा होगा कि उसमें घिसावट होगी, टूट-फूट होगी, उस ऊपर से आपको खर्चा उसमें देना पड़ेगा, उसकी ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। तो जीडीपी में से उसी खर्चे को घटा देते हैं, तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है, ठीक है? देखिए, कैसे? तो देखिए, एनडीपी की बात करते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? जीडीपी
जो जीडीपी है अपनी, जितना आपको जीडीपी मिला है, माइनस डी। डी का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, यानी कि घिसावट और टूट-फूट। यानी कि जीडीपी में से डी को माइनस कर दिया, डिप्रिसिएशन को घटा दिया, जो हमारा अतिरिक्त खर्चा आया था उसको घटा दिया, तो फाइनली हमारे पास में जितना रुपया बचा वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि मेन पैसा वही होता है जो हमारी जेब में आता है खर्चा-वर्चा निकालने के बाद में, ठीक है? चलिए समझते हैं एग्ज़ाम्पल से। वही एग्ज़ाम्पल हम आपको देंगे। टाटा कंपनी भारत की ₹100 कमाए उसने, ठीक है ना? नोकिया ने ₹50 कमाए, ठीक है? अब ये ₹10 हमने मान लीजिए उसकी टूट-फूट कुछ हुई, कुछ खर्चे हुए, ग्रीसिंग वगैरह हमने कुछ की, तो वो ₹10 हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए जीडीपी में से, ठीक है? तो फाइनली हमारे पास कितने बचे? तो ₹140 ये वे रुपए हैं जो हमें लाभ हुआ, जो हमारे पास में यूज़ करने योग्य राशि बची है। जीडीपी तो वो होती है कि जितना भी आपने कमाया, जो भी इनकम-फिनकम हुआ, सब कुछ जोड़-जाड़ के जीडीपी बन गई। लेकिन भाई घिसावट होगी, टूट-फूट होगी, मरम्मत करनी पड़ेगी, ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, मज़दूरों को पैसा देना पड़ेगा, तो फाइनली जितना आपके पास में बचेगा वो आपका नेट। नेट का मतलब ही होता है कि सकल एकदम नेट, मतलब बिल्कुल फिक्स है, इतना हमको जो है मिला हुआ है, ठीक है ना? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ गए? जीडीपी में से घिसावट, मरम्मत, टूट-फूट को घटाने पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो आपका प्रश्न पूछेगा ना तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि बताइए एनडीपी का सूत्र क्या होगा? बताओ भैया। अब घूम रहे हैं एनडीपी का सूत्र, ये एनडीपी होता क्या है? फिर इसका सूत्र कहाँ से निकालें? तो याद रखिएगा एनडीपी का सूत्र ये आपको देखने को मिलेगा जीडीपी माइनस डी। डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि घिसावट और टूट-फूट, ठीक है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आज आपके एमपी पटवारी की छुट्टी थी, आज कोई पेपर नहीं था, तो आज सुबह हमने करंट अफेयर की बेहतरीन वीडियो अपलोड की है, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है करंट अफेयर से। लोग कह रहे हैं भाई जीके को छोड़ कर के आओ, 8-9 नंबर की तो करंट अफेयर आ रही, कहाँ से करूँ? मैंने बताया कि कहाँ से करंट अफेयर को करना है, कौन-कौन से प्रश्न उसमें आ रहे हैं। विथ एग्जाम्पल, विथ प्रूफ बताया कि ये प्रश्न देखो कल पूछा गया था कि नहीं। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। एमपीएसआई, एमपी पुलिस, वन रक्षक, एमपीपीएससी सबके लिए भी वो वीडियो महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एनएनपी की। वो सारी बातें जीडीपी पे हो रही थी, अब यहाँ पर बात करेंगे एनएनपी। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है? मतलब कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल नहीं, शुद्ध। नेट का मतलब होता है शुद्ध, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? देखिए, जब जीएनपी में से मूल्यह्रास भी कहते हैं, घिसावट-विसावट को मूल्यह्रास भी कहते हैं। जब जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है? देखिए, तो आपका मूल्यह्रास का मतलब हो गया घिसावट, टूट-फूट को घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा? अगर आपसे एनएनपी का सूत्र पूछें, तो याद रखिएगा एनएनपी का सूत्र होता है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है? अब ये एनएनपी क्या होता है? देखिए, जीएनपी क्या था? जीएनपी आपको पता था ना? वही ₹110 जो हमको मिले थे। क्या किया था हमने? जो जो आप आपके विदेशी कंपनी थी, उसकी आय को हमने घटा दिया था। जितना भी हमको प्रॉफ़िट हुआ था, उसमें से उसकी आय को घटा दिया था और विदेशों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ लिया था। तो वो हमारी क्या थी? जीएनपी थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ठीक है? एनएनपी बराबर हो जाएगा ₹110 में से जो हमको ₹110 हमारे पास में आए थे, उसमें से हम टूट-फूट को घटा देंगे, यानी कि माइनस ₹10 कर देंगे। मान लीजिए ₹10 की टूट-फूट डेप्रिसिएशन हुआ है, उसको घटा देंगे। तो जो ₹100 आपके पास में बचेगा, वो ₹100 आपका क्या होगा? एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है? शुद्ध राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है? समझ गए? शुद्ध राष्ट्रीय आय में सबसे पहले जीएनपी को याद रखिए। जीएनपी में हमने क्या बताया था कि जो भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ अर्जित करे ना, उसको हम माइनस कर देंगे और जो विदेशों से हमको भेजी गई है, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका जीएनपी हो जाएगा। हाँ सर, जीएनपी समझ में आ गया। तो बस उसी जीएनपी में से आपको जो टूट-फूट, जो भी मरम्मत हो रही है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे आ रहे हैं, उसको घटा देना है, तो आपका एनएनपी आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय, इसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए, अब ये है टेक्निकल लैंग्वेज। अगर आपको ऑप्शन में टेक्निकल लैंग्वेज मिले तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है तो नेशनल इनकम कहलाता है। सर ये तो हमारे समझ में नहीं आई। चलिए अपने देसी लैंग्वेज, शुद्ध लैंग्वेज में समझाएँगे। एक बार और पढ़ लीजिए। जब एनएनपी को मार्केट प्राइस से बदलकर फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता है तो नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है? अब चलिए अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, तो राष्ट्रीय आय वह पैसा है जो एक व्यक्ति के जेब में उपस्थित रहता है हर समय। यानी कि आपके जेब में जितना पैसा है ना, हर समय जो उपलब्ध है, जो आप जितना यूज़ कर सकते हैं, वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। सर कैसे? तो देखिए, नेशनल इनकम बराबर होता है एनएनपी, ठीक है? एनएनपी समझ गए? वही जो ₹100 बचे हैं अपने पास में, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। देखिए, एनएनपी समझ गए ₹100। अब उसमें से कुछ टैक्स वगैरह भी लगेगा आपका, जो आपके पास में शुद्ध राष्ट्रीय आय आई है, उसमें से कुछ टैक्स वगैरह देने पड़ेंगे सरकार को आपको, ठीक है ना?
जब आप वो सरकार को टैक्स दे देंगे, उसके बदले में सरकार आपको कुछ सब्सिडी देती है। मान लीजिए सिलेंडर खरीद रहे हैं, भारत सरकार को सिलेंडर ₹1200 का पड़ रहा है, ठीक है ना? लेकिन आपको ₹900 में उपलब्ध है, वो क्यों? ₹300 कौन दे रहा है? वो ₹300 भारत सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, तो यही होता है सब्सिडी। यानी कि भारत सरकार के द्वारा आपकी सुविधा के लिए जो कुछ दिया जाता है एक्स्ट्रा, वही सब्सिडी कहलाता है, ठीक है? तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? एनएनपी यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सों को घटा देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो यही आपकी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय बन जाएगी, ठीक है? चलिए, और यही वो पैसा होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने सब्सिडी दी, तो सिलेंडर को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके यूज़ योग्य जो पैसा होता है, सारे टैक्स-वैक्स को काट-कूट कर, तो वो होता है नेशनल इनकम, ठीक है? चलिए, अब राष्ट्रीय आय के वितरण के कुछ क्षेत्र होते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, प्राथमिक क्षेत्र कौन-सा है, द्वितीय क्षेत्र कौन-सा है? यहाँ से भी हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के वितरण के 3 क्षेत्र होते हैं। कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से होता है, ठीक है ना? जो भी गाँव में चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जिसके अंतर्गत कृषि, खनन उत्पादन, मछली उत्पादन, वानिकी, खेती-वेती, ये सब जो होता है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 70% योगदान जो है भारत की राष्ट्रीय आय में, वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में ये जो आपका योगदान है, वो मात्र 17% रह गया है। योगदान ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है फैक्ट में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि क्षेत्र आते हैं। जो उद्योग वगैरह होता है, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगती है, ठीक है? बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो आपकी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। वो और पहले वाला जो है, वो प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है? इंग्लिश में बता देते हैं। योगदान की बात करें, तो वर्तमान में 31% योगदान जो है, वो द्वितीय क्षेत्र का है, सेकेंडरी सेक्टर का है, ठीक है? भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तो देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को रखा गया है। इसमें कोचिंग संस्थान, शिक्षा क्षेत्र, निगम इत्यादि जो हैं, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सेवा क्षेत्र हमने बता दी ना, सेवाएँ क्या-क्या होती हैं? वही होटल वाला, आप खाने गए, आपने टिप दिया, तो उसने आपकी सेवा की, तो उसके लिए आपने पैसा दिया, तो क्या हो गया? होटल मैनेजमेंट जो है, वो आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? योगदान की बात करें, तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा लगभग 54% योगदान योगदान जो है, 44% जो योगदान है, वो तृतीय क्षेत्र का है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की कुछ विधियाँ, विधियाँ पूछी जाती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी गणना करता कौन है? तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ कहते हैं, ये जो है इसकी जो है गणना करता है। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना की गई थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है सीएसओ का? सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीधा प्रश्न बनेगा फैक्ट वाला, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आधार वर्ष की बात करते हैं, तो अभी 2011-12 चल रहा है। हालाँकि 2017-18 करने का यहाँ पर बोला गया है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। वर्तमान में 2011-12 चल रहा है। ऑफ़िशियल वेबसाइट पर 2011-12 ही लिखा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की मुख्यतः 2 विधियाँ हैं। कौन-कौन सी? एक तो उत्पादन विधि है और एक आय पद्धति है। भारत में ज़्यादातर कौन-सी यूज़ होती है? तो भारत में ज़्यादातर उत्पादन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये उत्पादन विधि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर कीमत पर, एक होती है चालू कीमत पर। अब सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे आपको, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। ये ऐसे पढ़ा देंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर क्या होता है? इसमें राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष मानकर की जाती है, ठीक है? वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। अगर कोई आधार वर्ष मान कर के की जाए, तो वो होती है स्थिर कीमत पर, ठीक है? वहीं अगर बात करते हैं चालू कीमत पर, तो इसमें पिछले वर्ष से तुलना की जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर 2019-20 की आपको राष्ट्रीय आय निकलनी है, तो क्या करेंगे आप 2018 से इसकी तुलना करेंगे। यानी कि पिछले वर्ष पर अगर आप इसकी तुलना करते हैं, तो वो चालू कीमत पर नेशनल इनकम होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय परसों पूछा गया आपके एमपी पटवारी के ही एग्जाम में, ठीक है ना? कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? सूत्र पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय का। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब है जो राष्ट्रीय आय, जो नेशनल इनकम अभी हम पढ़ कर के आए हैं, जो राष्ट्रीय आय है, उसमें कुल जनसंख्या का अगर डिवाइड दे देंगे, कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। प्रति का मतलब ही होता है एवरेज, ठीक है? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। यही सीधा-सीधा सूत्र पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये फैक्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार-बार। तो देखिए, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। आपको पता है गोवा में जनसंख्या कम है और इनकम बहुत ज़्यादा है। पता ही है यार, वो वाइन-वाइन जो है वो सब गोवा में ही होता है, ठीक है ना? सस्ती वाइन मिलती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर पैसा लेकर के जाते हैं, विदेशी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनकम अच्छी है, जनसंख्या कम है, तो प्रति व्यक्ति आय किसकी अधिक होगी? गोवा की। बात करते हैं निम्नतम प्रति व्यक्ति आय, तो निम्नतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। आपको पता है जनसंख्या अधिक है,
इनकम कम है तो प्रति व्यक्ति आय किसकी सबसे कम होगी? बिहार की होगी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। भले ही नई दिल्ली में जनसंख्या अधिक है, लेकिन उतनी इनकम भी उनको होती है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय यूटी में बात करें तो नई दिल्ली, ठीक है? चलिए अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी, ठीक है? उस वक्त उन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। लगभग अभी तक 10 बार एसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 3 बार एमपी पुलिस में पूछा गया है, 2 बार एमपीएसआई में पूछा गया है और 3 से 4 बार जो इससे पहले एमपी पटवारी हुआ था उसमें पूछा गया था। एमपीपीएससी में तो अनगिनत बार पूछा गया है कि कितनी प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी, तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय पहली बार बताई थी। कब बताई थी? 1867-68 में बताई थी। किसने बताई थी? दादा भाई नौरोजी ने बताई थी, ठीक है? इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, दादा भाई नौरोजी ने की पुस्तक कौन-सी है? कई बार पूछा गया पुस्तक, तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, इसमें इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, ठीक है? और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इसी किताब में इन्होंने बताया था कि अंग्रेज जो है वो कैसे भारत के धन को ले जा रहे हैं विदेशों में, ठीक है? वो कभी समय मिलेगा तो पूरा आपको समझाएँगे कि 17 जहाज कौन भर कर के विदेश में ले गया था। चाँदी के 17 जहाज भर के ले गए थे। यहाँ पर आए थे एकमात्र वर्दी पहन कर के गवर्नर जनरल जो हैं और वहाँ पर जब पहुँचे तो आलीशान एकदम मस्त घर बना लिया और खर्चा-वर्चा बढ़िया किया। तो कैसे कर दिया? धन का निष्कासन कैसे हुआ? कैसे भारत का धन विदेशों में पहुँचा? और भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अब जो है सोने की चिड़िया नहीं रह गया, बल्कि विदेश भारत के धन से फल-फूल गए। कभी समय मिलेगा तो आपको बताएँगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सारी चीज़ें इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं परीक्षा पर, ठीक है? चलिए, प्रश्न पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर किसने किया था? तो वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1932-33 में वीके आरबी रॉय ने की थी। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय ₹62 बताई थी। ₹62 जो है प्रति व्यक्ति जो है इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी 1 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है? ये भी प्रश्न कई बार एसएससी में पूछा गया है और एमपीपीएससी ने भी कई बार इसको पूछा है, ठीक है? भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना याद देख लीजिए, तो जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, तो सोचा गया यार भारत में राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है? अभी तो सब तुक्का लगा रहे हैं। नौरोजी बाबा ने जो है 20 बता दी, बीकेआरबी राव ने जो है 62 बता दी। अब इसको एक मतलब कैलकुलेट तो करो, एक टेक्निकल लैंग्वेज में कैलकुलेट करो, तो उसके लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में की गई थी, ठीक है? उसके बाद में फिर थोड़ा-सा और जो है परिपक्व हुए, तो 1951 में इन्होंने एक जो है पूरा संगठन ही बना दिया जिसे हम सीएसओ कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अब सीएसओ जो है प्रतिवर्ष जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,97,000 रुपए है और क्रम में बात करें विश्व में भारत का 139वां नंबर है प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में, पीसीआई में। तीनों बता दी, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा पीसीआई किसकी है? तो कतर देश की सबसे ज़्यादा पीसीआई है। दोहा जिसकी राजधानी है, वहाँ पर $1,24,930 प्रति व्यक्ति आय है। याद रखिएगा ये डॉलर में है, ठीक है ना? कितना वहाँ का लोगों का आलीशान जीवन होगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि कतर की जनसंख्या कम है, इनकम अधिक है, ठीक है? चलिए, अब ये इतना सारा हमने आपको पढ़ा दिया, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, कम सब्सक्राइबर हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि दूर-दूर तक इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल में वीडियो भेजिए कि देखिए कितने सिंपल लैंग्वेज में आपकी राष्ट्रीय आय, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम, इन सबको सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा दिया, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना। कल सुबह करंट अफ़ेयर की वीडियो 6:30 बजे मैं अपलोड कर दूँगा सेकंड पार्ट, जिससे कि जो लोग 9 बजे पेपर देने जाएँगे, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। पेपर देने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख कर के जाना, आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। बाकी 15 मार्च से अब तक पूछे गए एमपी पटवारी के सभी प्रश्न एक साथ हमने जीके जीएस साइंस के एक साथ कंपाइल कर दी है। वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आने लगी होगी, उसको क्लिक करके आप जो वो वीडियो देख लीजिए। और इकोनॉमिक्स का इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आपको देख लेना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पीक्यूआरएस इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है? बाकी जो भी आपका एग्जाम आने वाला है एमपीएसआई वगैरह, उसके लिए हम फ्री में पूरी तैयारी कराएंगे और इसी स्तर पर पूरी तैयारी कराएंगे। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे इसी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।